मुझसे ये जुर्म करवाया गया है। मुझसे लियाकत अली चट्ठा साहब जो हैं उस दिन से कह लें कि ये कोई फिल्म चल रही है 3 घंटे की, कह लें कि सुप्रीम कोर्ट को आपने बीच में घसीट दिया, शामिल कर दी फोर्स में, इसलिए हूं कि मुझे नीचे का या ऊपर का माल ना लेना पड़े। जो अदारे मुल्क को दीमक की तरह अंदर से चाट रहे हैं, जो लीडर जितने भी हैं वो कौम का सरमाया है। ठीक है, तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जेजे टीवी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। हर रोज एक नई खबर के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। और नाजरीन, आज की जो खबर है बहुत बड़ी, बल्कि बहुत बड़ी खबर है। 17 फरवरी को कमिश्नर रावलपिंडी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी होने के बाद मुल्क पाकिस्तान में एक हलचल मच गई थी सियासत में, क्योंकि जो इंकशाफ किया था कमिश्नर रावलपिंडी ने, जैसा कि आपको मालूम होगा, आज उनका बयान जारी हो चुका है। इसी की तरफ आगे बढ़ने से पहले हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आप लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली जो वीडियो है बर वक्त आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि 17 फरवरी को इलेक्शन 8 फरवरी को हुआ। 17 फरवरी को एक कमिश्नर रावलपिंडी का एक बयान जारी होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कोई और थी लेकिन हो कुछ और गई, यानी कि क्रिकेट के हवाले से वहां पर एक पीएसएल के हवाले से एक वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। तो वहां पर जो है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस सियासत और इलेक्शन के हवाले से वहां पर हो गई। वहां पर जो कमिश्नर रावलपिंडी ने कहा जी कि मुझसे ये गुनाह कराया गया है, मुझसे ये जुर्म करवाया गया है, मुझसे कह लें कि जो लोग हार रहे थे उनकी, कह लें कि जो हार रहे थे उनको जितवाया गया है और जो जीत रहे थे उनको हरवाया गया है। और जो नतीजे थे उनमें तब्दीलियां मुझसे करवाई गई हैं। और मैं उसी दिन से कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा साहब ने कहा कि मैं बहुत परेशान था, मैंने सोचा खुदकुशी कर लूं। और खुदकुशी करने से पहले फिर उन्होंने कहा जी मैंने इरादा चेंज किया। मैंने कहा जिनकी वजह से मैं खुदकुशी कर रहा हूं क्यों ना मैं उनको इस तख्ते पे लटकाऊं। तो उन्होंने कहा जी मैंने ये जुर्म किया, मैंने ये जो कह लें कि जो ये इलेक्शन के कह लें कि जो नताइज थे उनको मैंने चेंज किया था, लिहाजा मेरा जुर्म ये बनता है कि मुझे कचहरी चौक में फांसी दी जाए, मुझे सजा दी जाए। ये कहना था लियाकत अली चट्ठा का। यानी कि नाज़रीन, जैसा कि कह लें कि जो इसमें हमारी कह लें कि जो इलेक्शन कमीशन ने एक कमेटी बनाई थी और सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने, इसमें इनको तलब किया गया था। अच्छा, एक चीज और आपको यहाँ पर शेयर कर दूं कि लियाकत अली चट्ठा साहब जो हैं उस दिन से कह लें कि ना मीडिया पे आए, ना उनका कोई बयान आया, ना इस तरह। आखिर लियाकत चट्ठा साहब है कहाँ थे इतने दिनों से? ये एक बड़ी हैरत अंगेज बात है, सोचने वाली बात है। लियाकत अली चट्ठा इतने दिनों से क्या पुलिस कस्टडी में थे, या एफआईए की कस्टडी में थे, या दीगर अदारों की कस्टडी में थे? खैर, उतने दिन के बाद आज जो कह लें कि जब लियाकत अली चट्ठा साहब सामने आते हैं तो उनने कहा जी कि मेरी ये नया बयान है लियाकत अली चट्ठा साहब का, कमिश्नर रावलपिंडी का, सामने आया। उनने जो कहा जी मेरी एक पीटीआई के ओहदे दौरान से कह लें कि एक बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। उनके कहने पे मैंने इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को भी बदनाम किया ताकि ये इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाया जाए। तो ये वो सारे मामलात। उन्होंने कहा जी कि मैं अपने उस बयान पे पशेमान हूँ, शर्मिंदा हूँ, मैं पूरी कौम से माफ़ी मांगता हूँ। ये कहना था साबका कमिश्नर रावलपिंडी का। तो उनने कहा जी कि मैं अपनी कह लें कि जो मेरी रिटायरमेंट थी, जिससे मैं रिटायर हो रहा था, उसकी वजह से भी मैं काफ़ी परेशान था, दबाव में था और मुझे काफ़ी परेशानी थी, तो मैंने ये बयान दे दिया, मैं पूरी कौम से माफ़ी मांगता हूँ। अब बात यहाँ पर यह है, पहले कमिश्नर रावलपिंडी ने कह लें कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी की कह लें कि जो नशिस्तें थी, जो मुस्लिम लीग नून जीती हुई थी, उसके ऊपर इन्हें एक सवाल उठाया। पूरी कौम को इन्हें बदज़ेन किया, पूरी कौम के ज़हनों में एक कह लें कि फतूर डाला। फतूर डालने के बाद आज वो आते हैं और वो कहते हैं जी मैं माफ़ी मांग लेता हूँ। ये क्या हमारा मुल्क एक खिलौना है, या हमारे मुल्क का जो कानून है, जो सिस्टम है, ये एक ड्रामा है, ड्रामाई अंदाज चल रहा है? यहाँ पर पहले से ही कह लें कि मुल्क में एक जान के लाले पड़े हुए हैं और इस मुल्क में पहले ही कह लें कि आज से 2 साल पहले
जो पार्टियां बातें करती थी, यानी कि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, यहां तक कि पीटीआई जो हुकूमत छोड़ के गई थी, अदम एतमाद से गई वहां पर, उसके बाद पीडीएम आई। पीडीएम ने कहा ये मुल्क डिफॉल्ट होने जा रहा है, और ये एक बात कह लें कि इमरान खान साहब खुद भी अपने मुंह से कहते रहे कि इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन ना हुए तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। फिर यहां पर मेरा ख्याल है कि जो शहबाज शरीफ साहब को क्रेडिट मिलना चाहिए कि उन्होंने मुल्क को डिफॉल्ट नहीं होने दिया, लेकिन महंगाई अरूज पे गई। यहां पर सवाल यह है मेरा लियाकत अली चट्ठा साहब से, या जो दीगर हमारे अदारे हैं, क्या ऐसे ही कोई आएगा हमारे मुल्क को बदनाम करेगा, हिट करेगा, 9 मई का वाकयात करेगा, फिर वो माफी मांग लेगा, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा तो उनको क्या माफिया मिलती जाएंगी? क्या मुल्क ये जो है कि ये कोई फिल्म चल रही है 3 घंटे की, या मुझे बताएं ये कोई आधा या पौने घंटे का कोई सीरियल चल रहा है, टेली थिएटर चल रहा है टीवी पे? यार सरकार, बात ये है यहाँ पर कि जो जुर्म आपने किया है, चले वो तो आपने अब अपना जो जुर्म था, जो आपने कबाले जुर्म किया, जिसके लिए आप फांसी के ऊपर भी लटकने के लिए तैयार थे लियाकत अली चट्ठा साहब। फिर उसके बाद आप कह रहे थे जी मुझे जो है जो मेरे साथ इसमें शामिल है इलेक्शन कमीशन, जो सिकंदर राजा साहब का आपने नाम लिया, फिर आपने चीफ जस्टिस का नाम लिया काजी फैज ईसा साहब का। यहां पर तो ये बात हो गई, ये तो हो गए क्लियर, दोनों सिकंदर राजा साहब भी क्लियर हो गए, काजी फैज ईसा साहब भी क्लियर हो गए। अब रह गए आपने जो कौम से, जो मुल्क से झूठ बोला है, क्या आपको इसके ऊपर तो कोई सजा होनी चाहिए? अब लियाकत अली चट्ठा साहब आप खुद बोले कि आपको ये सजा होनी चाहिए इस जुर्म में। किस जुर्म में? कि ये जो इलेक्शन हुआ है 50 अरब रुपया पाकिस्तान का इस इलेक्शन के ऊपर लगा है। दीगर जो कह लें कि जो पुलिस थी, पंजाब पुलिस, दीगर पुलिस वगैरह का खाना वगैरह डाल के ये कह लें कि 53 अरब 50 करोड़ रुपया बनता है पूरे मुल्क पाकिस्तान का। इसको आप मतनाजा बना रहे हैं। हमारे पास पहले से मुल्क पाकिस्तान में क्या इतना पैसा है कि आप इलेक्शन को मतनाजा बनाएंगे और फिर से कह लें कि ये जो है कि हम इलेक्शन दोबारा करवा लेंगे? ये बहुत ही कह लें कि घटिया बयान था आपका। अगर आप ये बात सच थी, फिर आपके गले पे छुरी रखी जाती या आपको डंडे के नीचे रखा जाता, फिर आपको अपना बयान नहीं बदलना चाहिए था। अब अगर आपने अपना बयान बदला है तो क्यों? क्या आपका जो पीए है उसके घर में छापा डाला गया एफआईए की जानिब से, सीआईए की जानिब से, उसको उठा लिया गया? क्या आपके पास जो रकम है, जो ब्लैक मनी है, वो सामने आ रही है? उसको बचाने के लिए आपने बयान अपना चेंज किया है, या किसी दबाव में आपने अपना बयान चेंज किया है? मजेदारी तो तब थी जब आपने भाई मरना है, आप सजाए मौत के लिए भी तैयार थे, तो फिर आपको क्या जरूरत थी ऐसी कि अपना बयान बदलते? फिर आपकी गर्दन भी कट जाती तो आपको बयान नहीं बदलना चाहिए था। जिस तरह दबंग तरीके से आप सुल्तानरी बन के आए थे ना, जिस तरह आपने कह लें कि एक बयान जारी किया, उस टाइम आप संजय दत्त भी बन गए, उस टाइम आप सुल्तान रई भी बन गए, हाँ जी, उस टाइम आप दबंग फिल्म के कह लें कि सलमान खान भी बन गए। सारी क्वालिटियां थी उस टाइम आप पे, लेकिन क्या हुआ? हालात बदल गए, जज्बात बदल गए इतने दिनों में। और भाई जिसके लिए आपने इतना पलंदा कह रहे कि ये हुकूमत को ऐसे ऐसे किया, सारी रियासत को हिला के रख दिया आपने, इतने बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए लोगों को आपने पाकिस्तान का सबसे बड़ा मनसफ कह लें कि सुप्रीम कोर्ट को आपने बीच में घसीट दिया, शामिल कर दिया, उनकी कह लें कि इज्जत को आपने नीलाम कर दिया। तो इतनी जल्दी आप घबरा गए? जिसके लिए आपने किया वो तो देखे जेल में बैठा हुआ, कह लें कि 34 साल की सजा भी होगी उसको, और 200 से ज्यादा उसी बंदे के ऊपर केस है, कैदी नंबर कह लें कि 804 के ऊपर, इमरान खान साहब के ऊपर। तो वो तो नहीं हिला, फिर आप क्यों हिल गए? हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो मुल्क पाकिस्तान की सलामती के साथ खेलते हैं। ठीक है ना जी, चले नाज़रीन आगे बढ़ते हैं, बात बहुत लंबी होगी। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि जो इलेक्शन के बाद के जो हालात थे, कोई पाकिस्तान की कह लें कि वजारत लेने के लिए नहीं तैयार था, वजीर आजम बनने के लिए तैयार नहीं था। जैसे कि आपको मैंने बताया कि साद रफीक साहब का 2019 का एक बयान मेरी आंखों के सामने से गुजरा। उन्होंने कहा कि वो वक्त दूर नहीं है जब आप प्लेट में रख के वजारतें लेके फिरेंगे ना, तो आपको कोई वो वजारतें लेने के लिए बंदा नहीं मिलेगा। तो वही बात हुई कि हमें पाकिस्तान का वजीर आजम नहीं मिल रहा था, वजीर आजम मिल गया, पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद हो गया, सारी बातें हो गई। लेकिन यहाँ पर मसला ये है
कि यहाँ पर बात की जा रही थी, मैंने कल के व्लॉग में भी की थी, आप मेरा कल का व्लॉग उठाकर दे सकते हैं। मैं हमेशा आपको इसीलिए कहता हूँ कि खबर पे नजर रखा करें ताकि आपको पता हो कि मुल्क की हालात किस तरफ जा रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो मैंने कल व्लॉग बनाया था उसमें मैंने बताया था कि अदारे जो हैं जो हमारे मुल्क को अंदर ही अंदर से खा रहे हैं, जो सरकारी कह लें कि वो भेड़े हैं जो हमारे मुल्क को आहिस्ता आहिस्ता दीमक की तरह चाट रही हैं और खून पी रही है हमारे मुल्क का। तो ये हद से ज्यादा सरकारी जो इदारे हैं उसमें सरकारी अफसर हैं। अच्छा, ये बात नहीं कि बड़े बड़े अफसर हैं, यहाँ तक कि छोटे छोटे अफसर भी ना ये दीमक की तरह इस पाकिस्तान को खा रहे हैं। हाँ, काफी सारे ऐसे लोग हैं जो सरकारी गाड़ियों से पेट्रोल निकाल के, ड्राइवर हजरात, यानी कि हर बंदा जो सरकारी लेवल पे सरकारी जगह पे नौकरी लगा हुआ है ना, वो धीरे धीरे कह लें कि इस मुल्क को खा रहा है। सब चोर नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं। ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे हैं। अभी एक मेरी एसएचओ से बात हुई तो उन्होंने कहा जी कि मैं लीड फोर्स में इसलिए हूं कि मुझे नीचे का या ऊपर का माल ना लेना पड़े, तो मैं अपनी तनख्वाह पे तैनात रहूं। तो मैंने जब उसका घर देखा तो एक उसके पास मोटरसाइकिल है और वो किराए पे रहता है, वो जेन्युइन एसएचओ 3 फूलों वाला है। तो बड़ी खुशी की बात है। नासिर भट्टी साहब उनका नाम है, ये भी मैं आपको बता देता हूं। मैंने ऐसे ऐसे लोग भी सरकारी इदारों में देखे हैं और सरकारी दौरों कह लें कि इदारों में मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे जिनके पास एक फूल भी नहीं है, खाली वर्दी है, कांस्टेबल है, तो भाई वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिरता है, वो बिजनेस भी करते हैं। खैर, मुख्तसर बात यहाँ पर ये है जनाब कि ये मैंने जो कल व्लॉग किया था इसीलिए किया था कि जो हमारे अदारे हैं जिनकी कह लें कि जो मुस्लिम लीग नून है, निचकारी के हवाले से कह लें कि वो पूरी उम्मीद है कि इनको लाया जाए, प्राइवेट इन इदारों को किया जाए। तो अगर ये इदारे प्राइवेट होते हैं तो फिर इसमें कह लें कि मुल्क के ऊपर थोड़ा बर्डन जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि अगर इस टाइम पर देखा जाए तो 24 अरब रुपया तो आपने फौरी तौर पे देना है IMF का, ठीक है, और 6 अरब के लिए आप कोशिशें कर रहे हो। देना आपने कितना है? 24 अरब रुपीस, 24 अरब डॉलर आपने देना है IMF का, और 6 अरब रुपए के लिए अब आप प्रोग्राम दे रहे हो। तो यही 6 अरब लेके आप दोबारा उनको दोगे, मजीद टैक्स बढ़ेंगे, मजीद पाकिस्तान में महंगाई होगी। फिर उसके बाद 3 सालों के अंदर अंदर 74 अरब रुपया देना है आपने IMF को। यानी कि ये जो हुकूमत 3 साल तक है, ये जो शहबाज शरीफ है, ये ऐसे जकड़ा गया है। शहबाज शरीफ कहाँ जकड़ा गया? कह लें कि वो वजीर आजम तो बन जाएगा लेकिन वो ऐसे जकड़ा जाएगा। इसी के ऊपर बात कर रहे थे जनाब शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब का आपस में ये बात हुई। उन्होंने कहा जी जो अदारे मुल्क को दीमक की तरह अंदर से चाट रहे हैं, जो नुकसान दे रहे हैं, जैसे PIA है, रेलवे है, स्टील मिल है, तो इनको जो है कि हम वो कर देते हैं, प्राइवेट कर देते हैं। तो जरदारी साहब ने कहा जी मैं इसके हक में नहीं हूं। यही मसला होता है जब मखलूद हुकूमत होती है तो फिर दूसरी पार्टी की भी माननी पड़ती है। मुझे ये बताएं, जिस शख्स को आप वजीर आजम बना रहे हैं तो जब उसके ऊपर दीमक चाटने वाले अंदर से अपने ही लोग होंगे तो मुल्क कैसे चलाएगा? बड़ी हैरानगी की बात है कि जो कह लें कि इस वक्त शहबाज शरीफ साहब ने ये कह लें कि अच्छा, ये भी लोग कह रहे हैं कि ये जो इसने हुकूमत ली है मुस्लिम लीग नून ने, तो आने वाले दिनों में इसका नामो निशान नहीं रहेगा। कि जो मुल्क की इस टाइम मईशत की कंडीशन है, और इस वक्त आपको मैंने पहले बताया कि 24 अरब रुपया तो फौरन चाहिए आपको, 24 अरब डॉलर चाहिए, सॉरी आपको 24 अरब डॉलर, 3 अरब डॉलर के लिए आपने नाक की लकीरें निकलवाई हुई हैं पूरे पाकिस्तान की। तो जब आपने 24 अरब देना है, 6 अरब अभी आप ले रहे हैं, 6 अरब का प्रोग्राम भी दे रहे हैं आप IMF को, तो उसमें कह लें कि बिजली मजीद महंगी होगी, गैस मजीद महंगी होगी, मजीद आपके ऊपर टैक्सेस लगेंगे, मजीद चीजें महंगी होगी। यानी कि एक मुल्क में सुनामी आ जाएगा और आप परेशान हो जाएंगे। गंजा नहाएगा क्या और धोएगा क्या, यही सारी बात होगी और आप लोग परेशान हो जाएंगे। आज ही फवाद चौधरी साहब कह लें कि अपनी समात के लिए कोर्ट में पहुंचते हैं, तो आगे उनकी बीवी और कह लें कि उनकी छोटी सी बच्ची अपने बाप को जब देखती है, फवाद चौधरी को, हथकड़ियों में जकड़े हुए फवाद चौधरी को, तो दौड़ के जाती है और रो के अपने बाप को गले लगा लेती है। ये मैं हमेशा आपको कहता हूं कि हम लोगों को वो काम करना चाहिए जिससे हमें अपने बच्चों के सामने जाते हुए कोई शर्मिंदगी ना हो। तो फवाद चौधरी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद भी, यानी कि वो उनकी जो बीवी है हिमा चौधरी साहबा, वो कह लें कि उसको PTI को सपोर्ट करती रही। और यानी कि देखिए जो फवाद चौधरी साहब ने किया था, तो फवाद चौधरी साहब की जितनी भी सारी बातचीत थी उस पर हेमा चौधरी को चाहिए था कि लब बैक करती और थोड़ी देर के लिए पीछे हो जाती। अब
कह लें कि हिमा चौधरी साहबा ने अपनी कह लें कि एक बात बनाने के लिए अपने कह लें कि फवाद चौधरी भी अपने शोहर को कह लें कि दोबारा जंजीरों में जकड़ा हुआ बेचारा वो फिर रहा है। तो ये अल्लाह पाक ही है कि सारे मामले हल कर दे। हाँ, एक और खबर नाज़रीन सामने आई, लीमा खान साहबा जो इमरान खान साहब की बहन और साथ में उनकी दूसरी बहन थी, ये कह लें कि कोर्ट में गई तो कोर्ट में एक सहाफ़ी ने सवाल किया, क्या इमरान खान साहब जो नारा लगाते थे कि अमेरिका ना मंजूर ना मंजूर, अब अमेरिका से इमरान खान साहब हेल्प क्यों मांग रहे हैं? इस बात पे अलीमा खान साहबा जो है आग बबूला हुई और उससे कह लें कि जो सहाफ़ी था उसके ऊपर उनने अपने जो निश्तर थे, वो जो तीर थे वो चलाने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा तू है क्या, और कल का तू छोकरा है और इतने बड़े लीडर के बारे में तू बात कर रहा है, ये सवाल तुझे किसने भेजा है करने के लिए कि तू ये सवाल जाके करे जाके मुझसे? तो बात ये है कि तू कल का भी छोकरा है तो तू इतने बड़े लीडर के साथ सवाल कर रहा है। बात ये है कि लीडर जो होता है वो लीडर ही होता है। जब लीडर होता है तो वो कौम का सरमाया होता है। इमरान खान साहब कौम का सरमाया है, लीडर जितने भी हैं वो कौम का सरमाया है, ठीक है। अब इनके ऊपर कह लें कि लीमा बाजी आपका हक नहीं है, इस पूरी कौम का हक है खान साहब के ऊपर। वो सवाल भी कर सकते हैं और इमरान खान साहब को कह लें कि सवाल कर सकते हैं उनके ऊपर, अच्छा भी और बुरा भी। तो इस पे आपको गुस्सा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इमरान खान साहब अब आप अकेली का भाई नहीं रहा, वो पूरी कह लें कि मुल्क पाकिस्तान के लीडर हैं। तो लीडर से कौम सवाल कर सकती है। उसकी वजह यह है कि जिस तरह हम खान साहब से सवाल करते हैं, खान साहब कि आपने तो कहा था महंगाई कम हो जाएगी, खान साहब हम तो गरीब लोग हैं, बड़े परेशान हैं, तो खान साहब महंगाई तो कम नहीं हुई। तो ये सवाल करना हमारा हक बनता है। तो सहाफ़ी तो खैर अपनी ड्यूटी भी कर रहा है ना, उसका भी हक बनता है कि वो खान साहब से सवाल करे, ठीक है जी। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा के हवाले से एक खबर सामने आई है, वो ये है कि 3 MPO के तहत उनको एक जमानत मिली थी। 3 MPO के तहत उनको दोबारा से फिर गिरफ्तार कर लिया गया है। और गिरफ्तार किस केस में किया गया? वो कह लें कि जो 9 मई का कोट लखपत का जो केस था उनके ऊपर कोर कमांडर पे हमला, उसी केस में उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। तो उनने एक दरख्वास्त दी थी कि मुझे जमानत दी जाए, मैं बूढ़ी हूँ और मैं बीमार भी हूँ, मुझे इलाज के लिए थोड़ा रिलीफ दिया जाए। तो वो रिलीफ उनको मिला था, लेकिन 9 मई के वाकयात कोट लखपत के कह लें कि 9 मई के हमलों में उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। तो यहाँ पर कह लें कि बड़ी एक तफ्शीशनाक कह लें कि सूरत हाल चल रही है। जिस तरह आपने देखा कि पीटीआई को रिलीफ मिल रहा था, अब दोबारा से देखा यह जा रहा है कि पीटीआई को रिलीफ मिलने के बावजूद जो उनके काफी सारे लोग सामने आए थे, अब उसमें से लोगों की गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं दोबारा से होनी। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और चीज बता दूं, जो बैरिस्टर गोहर साहब थे जो पीटीआई के चेयरमैन नामजद किए गए थे, अब उनकी जगह पे एक नए कह लें कि चेयरमैन आ रहे हैं पीटीआई के, और आज हो सकता है उनका ऐलान जारी हो जाए, क्योंकि जो पार्टी इंट्रा इलेक्शन है उनके जब ये होने हैं पार्टी के इलेक्शन, तो उसमें जो चेयरमैन की नामजदगी है वो चेंज हो जाएगी। इसी के साथ अपने भाई सुल्तान को इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।